दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ और उसकी 13 बटालियन की कमांडेंट कमल सिसोदिया जी इस वक्त मेरे साथ हैं। 1962 से लेकर अब तक सबसे पहली महिला कमांडेंट के तौर पर कमल सिसोदिया को ये जिम्मेवारी दी गई। पंजाब हो, इसके आसपास का एरिया हो, जेड प्रोटेक्टिव हो, जेड प्लस प्रोटेक्टिव हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इसी कमांडेंट की रहती है। हमारे साथ कमल सिसोदिया जी। कमल जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपको पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट सीआरपीएफ। महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। खासतौर से मैम, जब महिला दिवस को देखते हैं और एक महिला को देखते हैं तो बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है कि आपने एक बटालियन की पूरी कमांडेंट आपने करनी है। तो किस तरीके से आपका सफ़र शुरू हुआ? एक बेल्ट सर्विस में आपको जाना है, आपने इस फोर्स को ज्वाइन करना है, पूरी लाइफ जर्नी क्या थी आपकी? जी, मेरा जो जीवन था वो शुरू से ही इसमें एक संकल्प था कि मुझे कुछ करना है, लीग से अलग हट करके एक पहचान कायम करनी है और जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, समाज के उन ज़रूरतमंद वर्गों के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए मुझे लगा कि जो सीआरपीएफ है कितना महान बल है, और सबसे अच्छा मेरा ये डिसीज़न रहा कि मैंने सीआरपीएफ में एज अ असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया 1999 में, और आज 25 वर्षों से भी ज़्यादा मेरी सेवाकाल हो चुका है और भारत के कोने कोने में मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं इस महान बल में। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं सीआरपीएफ में एक महिला अधिकारी हूँ। खासतौर से जब आपकी लाइफ जर्नी को देखते हैं, हमने देखा आपने जम्मू कश्मीर में काम किया, आपने नागालैंड में काम किया, नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया, आपने मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगह पर काम किया है। बहुत सी जगह की अलग अलग प्रॉब्लम है और ख़ास तौर से महिलाओं की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और उन एरिया का एक्सपीरियंस और इस एरिया का एक्सपीरियंस में क्या क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल, महिला दिवस पे हमें महिलाओं की समस्याओं की बात तो करनी ही चाहिए। जब मैंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत, कभी ज्योग्राफी की पुस्तकों में जैसे पढ़ा था, वहाँ पे जा कर के खुद उन दूर दराज इलाकों में जहाँ पे ट्राइबल वुमेन रहती हैं, उनके घरों को हाथी तोड़ के चले जाते हैं। बहुत मिट्टी के घर थे और बिल्कुल दूर दराज के इंटीरियर रिमोट एरियाज़। और वहाँ जाके जब मेरे को लगा कि उनको कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो उनकी जो समस्याएं अलग प्रकार की थी, तो उनको उनके घर बाहर को संभालने के साथ साथ मुझे लगा कि मछली पालन से उनकी जीविकोपार्जन, हैंडलूम, हथकरघा का वहाँ पे काफ़ी स्कोप था। तो वो सब चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, कुकिंग बहुत अच्छा वो कर लेती थी, तो कुकिंग के द्वारा वो कैसे जीविकोपार्जन के साधन अपने अर्जित कर सकती हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है या कोई है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे भी अपने वो हाथ की बनी हुई चीज़ें लेके पहुँचना। तो ये चीज़ें वहाँ पे करवाई। फिर जब मैं जम्मू कश्मीर में तैनात थी तो वहाँ पे अलग तरह का, जैसे आपने बात कही बिल्कुल सही, वहाँ अलग तरह का माहौल था, वहाँ पे अलग समस्याएं थी महिलाओं की। तो वहाँ पे हमने स्टिचिंग मुझे वहाँ पे लगा कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी महिलाओं के लिए, तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया। बहुत सी महिलाएं थी जो कुछ उसमें अलग अलग, जिसमें कि ब्यूटी और सैलून के क्षेत्र में उनके अंदर काफ़ी क्षमताएँ थी, तो उसमें उनको हमने वहाँ पर हेल्प की। फिर मैंने जब छुट्टी के दौरान में, मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में तैनात हैं पिछले 3 सालों से, तो मैं छुट्टी में भी जाती हूँ तो मैं महिलाओं की, बच्चियों की सहायता करती हूँ। छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसी बच्चियां देखी जिनके पिताजी को नक्सलवादियों ने मार दिया था और वो अनाथालय में रह रही हैं, ऑर्फनेज होम में। तो उनकी अलग प्रकार की समस्याएं थी। उनको तो सैनिटरी पैड के बारे में ही जानकारी नहीं थी, जो उनको मैंने सैनिटरी पैड अपनी तरफ से दिए, उनको मैंने टॉयलेटरी किट दिए और उनको प्रेरित किया। फिर जब मैं मध्य भारत में गई, मैं राजस्थान में गई, तो वहाँ पे मैंने कई संस्थाओं के साथ मिलकर रिमोट एरियाज़ में जाके सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। कैंसर पीड़िताएं थी, एसिड अटैक पीड़िताएं थी, रेप विक्टिम्स थी, रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर्स थी। तो जिसकी जो जैसी समस्या थी, पिछले 25 सालों की यात्रा में मैंने जिस तरह से हो पाया उनकी सहायता की। खासतौर से जब हम एक महिला को देखते हैं, जब एक बेटी के रूप में देखें तो सबसे पहले नज़र आता है कि महिलाएं घर के काम के लिए हैं। लेकिन जब आपने फैसला किया कि आपकी बेटी बंदूक उठाने वाली है, तो घर वालों का सबसे पहले रिएक्शन क्या था? दूसरा होता है कि एक जिम्मेवारी आपने सीआरपीएफ की निभानी है, दूसरा आप अपना परिवार भी देखते होंगे, उनकी जिम्मेवारी निभानी है। तो उन दोनों को मैनेज कैसे हो पाता है कि किसी को किसी चीज़ की कमी ना रहे? जी, ये वाकई अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात है कि इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस करना, वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये सीआरपीएफ जैसा महान बल हमें सिखाता है, हमें सिखलाई भी दी जाती है, और खुद अपने जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन के एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हैं। तो मैं कई वर्षों से, आज मुझे लगभग 25 वर्षों से भी अधिक हो गया है, मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, और बहुत सी ज़रूरतमंद लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को ऑल अक्रॉस द नेशन मैंने काउंसलिंग और मोटिवेशन के
आज मुझे लग रहा है 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा बच्चियों और महिलाओं को और ज़रूरतमंदों को मैंने इस तरह के उनके सेशंस कंडक्ट किए, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकती हूँ कि ये संभव है कि आप वर्क और लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और जो ये मेरे मोटिवेशनल और अवेयरनेस सेशंस रहे, मैंने देखा कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके कारण बहुत सी बच्चियाँ सीआरपीएफ में आई, पुलिस बलों में आई, अन्य सुरक्षा बलों में आई, और उनके पेरेंट्स तो आज भी इतना ज़्यादा अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं कि मैडम आपसे मिलने के बाद तो हमारी बच्ची का जीवन चेंज हो गया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे किसी एक शब्द से, मेरे किसी एक बात से, मेरी किसी काउंसलिंग से अगर लोगों का जीवन परिवर्तित होता है तो मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है। कमल जी, जब कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में हो या मिलिट्री फोर्स में हो, सबसे बड़ी बात होती है कि मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना। फिजिकली चलो हम मानते हैं कि फोर्स का वर्कआउट ऐसा रहता है, उनका पूरा दिन का कार्यकाल ऐसे रहता है कि वो फिजिकल तौर पे फिट रहते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर भी फिट रहे एक जवान, मानसिक तौर पर ठीक रहे, उसके लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं जिसकी वजह से एक जवान पूरा फिजिकली के साथ साथ मानसिक तौर पर ठीक हो? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव विषय है कि जो हमारे जवान हैं उनके अंदर मानसिक स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस आना तो बहुत ही लाजमी सी बात है, क्योंकि इतने समय अपने घर परिवार से हम लोग दूर रहते हैं। तो अगर कोई जवान फिजिकली और मेंटली और इमोशनली फिट नहीं होगा तो वो ड्यूटी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हो, कोई भी ड्यूटी हो। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अहम कदम उठाया। अपनी ये मेरी पहली कमांड है एज अ कमांडेंट, और इसमें मैंने इस कैंपस में एक वेलनेस पार्क, एक हर्बल गार्डन की स्थापना की, एक बोटेनिकल गार्डन की स्थापना की, और स्वयं महामहिम राज्यपाल पंजाब और यूटी चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी इस प्रांगण में 13 बटालियन सीआरपीएफ के, एक सीआरपीएफ की बटालियन के प्रांगण में आए, और उन्होंने इतना जो हमने एक वेलनेस पार्क यहाँ पे मैंने बोटेनिकल गार्डन हर्बल पार्क बनाया था, उसका ना केवल अनावरण किया बल्कि बुरी बुरी प्रशंसा की। और मुझे उन्होंने एक प्रशंसा पत्र भी दिया इस बात के लिए कि एक ऐसा इनोवेटिव स्टेप था जिसमें मैंने 24 से भी अधिक प्रकार के औषधीय पौधों को ना केवल लगाया बल्कि उनके फ़ायदे, उनका इस्तेमाल करने का तरीका वो सेटअप किया। तो इससे लाभ ये हुआ कि जो जवान अब तक अपनी एनर्जी को नेगेटिव विषय में लेके जा रहे थे, तो उनको एक दिशा मिली कि वो वेलनेस गार्डन से जुड़ गए, उन पौधों से जुड़ गए, और साथ ही साथ एक प्राकृतिक वातावरण मिला जिससे उनका तनाव कम होता है जब उसके बीच में वो रहते हैं। और जो एलएमसी कार्मिक होते हैं, जो कि मतलब जिनको मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको एक अच्छा वो मिल गया रूटीन कि किस प्रकार से वो पौधों की देखभाल के साथ अपने मन को जोड़ के रख सकते हैं। तो एक बहुत ही अहम कदम ये उठा जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि मेरी इस बटालियन में पिछले 3 वर्षों से एक भी इनडिसिप्लिन का केस नहीं हुआ, कोई भी मुझे इंक्वायरी नहीं करनी पड़ी, और स्वयं डीजी पंजाब के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार से हमें डीजी डिस्क भी मुझे डीजी पंजाब के द्वारा दिया गया, मेरे जवानों को भी हमारे दिया गया, क्योंकि इतना अच्छा काम हमारी 13 बटालियन पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे कर रही है। खास तौर पे एक आपका पक्ष है कि आपने सिक्योरिटी फोर्स में काम किया, लेकिन एक पक्ष आपका राइटर के तौर पर भी है, आप एक लेखिका भी हो, आपने किताब लिखी स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के साथ कितने लोगों को स्किल अभी तक प्राप्त हुआ? कभी किसी ने अप्रोच किया कि मैम आपकी किताब पढ़ी थी, उससे हमको ये फ़ायदा हुआ और उसकी वजह से आज हम नौकरी में हैं? जी, स्किल इंडिया मिशन अ प्रैक्टिकल हैंडबुक, ये पुस्तक मैंने लिखी जब मुझे कि सीआरपीएफ के द्वारा, मैं आज भी सीआरपीएफ को दिल से शुक्रिया करती हूँ कि सीआरपीएफ ने मुझे चयनित किया, कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सीआरपीएफ के लिए, और जिसमें कि हमने माननीय गृह मंत्री जी के साथ मिलकर के, और वो एक पूरा एमओयू मैंने ड्राफ्ट किया था जो कि उसको ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो हमारी वीर नारियां हैं, जो शहीदों के परिवारजन हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और जो हमारे वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, उसमें उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए किस प्रकार से स्किल इंडिया का हमने इस्तेमाल किया। और मैंने उस चीज़ को वहाँ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मैंने उसको बाहर जो सिविल में महिलाएं हैं, सिविल में लड़कियां हैं, जो ज़रूरतमंद वर्ग हैं, उनके लिए उसको मैंने लागू किया। और इस पुस्तक में मैंने वही सब चीज़ें लिखी, और उसकी फ्री कॉपियाँ भी मैंने बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहा लोगों के लिए। तो कौशल विकास के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगी कि वर्तमान में मैं पंजाब में हूँ, तो यहाँ पे हमने फुलकारी की ट्रेनिंग कराई। मुझे लगा कि पंजाब में फुलकारी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो महिलाओं को जब मैंने वो ट्रेनिंग कराई तो उनको एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन मिला। बी कीपिंग, यानी कि हनी बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन। जी बिल्कुल, फतेहगढ़ साही में मेरी बटालियन का हेडक्वार्टर है। तो ना केवल अपने जवानों के लिए बल्कि सिविल में जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी मैंने वो ट्रेनिंग प्रदान की, तो जिससे उनको भी एक जीविकोपार्जन का एक नया साधन मिल गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास जो है महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, ज़रूरतमंद वर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है।
खास तौर पे मैम जिस तरीके से पंजाब में आप ड्यूटी कर रहे हो, मेजर एरिया पंजाब का, पंजाब में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल चलती है ड्रग की प्रॉब्लम, उसको निपटने के लिए आपकी बटालियन ने क्या किया सामाजिक तौर पर भी और एक आपकी सैनिक कार्य के तौर पर भी क्या क्या काम रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स का जो मेनेस है आज की डेट में बहुत बड़ी, उसमें संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। और किसी बड़े राष्ट्र को अगर कमज़ोर करना है, उसकी नींव को खोखला करना है, तो आप वहाँ के युवाओं को नशे का आदी बना दीजिए। तो मैंने इस प्रांगण में आने के बाद सबसे पहले तो अपने जवानों को नशा करने से रोका। मीन्स कुछ जवान जो कि शराब या मदिरा का सेवन करते थे, और आज की डेट में मेरी बटालियन में इस प्रकार का कोई भी केस सामने नहीं आया कि जिसमें कि जवान इस प्रकार का सेवन कर रहे हों। तो उनको ना केवल मैंने काउंसलिंग दी, समझाया, डी एडिक्शन वो कराया, और फिर इसी मुहिम को मैंने आगे सिविलियंस और बच्चों की ओर मोड़ा, और जो यहाँ के यूथ है उनके बीच जा कर के मैंने संस्थाओं को उसमें जोड़ा, और हमने बैनर्स, पोस्टर्स का इस्तेमाल किया, और मैंने काउंसलिंग की, सेशंस लिए, तो जिससे कि नो टू नारकोटिक्स से नो टू ड्रग्स, इस पे हमने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाया, तो जिसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। और पंजाब जैसे राज्य में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो बहुत ही ये सक्सेसफुल हमारा कैंपेन रहा। बहुत सी महिलाएं होंगी जो आपसे मिलना चाहती होंगी, आपसे कुछ सीखना चाहती होंगी, तो अप्रोच का माध्यम आपसे मिलने का क्या रह सकता है? अगर पंजाब की कोई महिला ग्रुप चाहे कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे काम कुछ सीखना चाहते हैं, नई दिशा लेनी चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने देखा कि मैं अभी यहाँ पे पंजाब में हूँ, तो हमारे सड़क के पार ही बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो 7 सालों से मुझे सुन रही थी मेरे स्पीचेस को, और जब यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने रखा तो जब वो आई तो वो मुझे देख करके उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि कमल सिसोदिया मैम से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है सही दिशा के लिए, ना कि गलत रास्ते पे जो यूथ को लेके जाते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नारी शक्ति नाम का एक मेरा फेसबुक पेज है, और मोटिवेशन वर्ल्ड भी मेरे बेटे ने एक बनाया हुआ है, तो उसमें से उसके जरिए महिलाएं मुझसे जुड़ सकती हैं, उनकी कोई समस्या है तो उसका मैं निदान कर सकती हूँ, क्योंकि मैं केवल एक राज्य के लिए नहीं, केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि समूचे भारत भाग की हर एक महिला के लिए, बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद वर्गों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। पंजाब की जैसे आपने बताया कि आपका कार्य रहता है, बहुत से एरिया ऐसे सेंसिटिव एरिया जहाँ की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर पाते हो एक महिला के तौर पे? जो सवाल मेरा पहले भी था कि घर का भी काम है, बच्चों के लिए खाना भी होता है, सारी चीज़ें होती है, साथ ही साथ बड़ी जिम्मेवारी कि पंजाब के सीएम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहती है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहती है। जी बिल्कुल, जो सुरक्षा की ड्यूटी हम कर रहे हैं वो बेहद ही संवेदनशील है, और इसके लिए अपने आप को आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक कुशल लीडर के रूप में रहना बहुत आवश्यक है। परिवार की जहाँ तक बात है तो मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में हैं, और मेरा जो बेटा है वो अभी कॉलेज में गया है, तो हम तीनों लोग हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो एक वो जो वैक्यूम है जो परिवार की एब्सेंस में होता है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने जवानों को ही अपना परिवार मानें। आज तक मैंने अपने पूरे 25 साल के सेवा काल में होली या दिवाली हमेशा अपने जवानों के साथ ही मनाया, उनके साथ ही मैंने सारे कार्यक्रम सेलिब्रेट किए, और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह उतना ही प्यार देते हैं जैसे कि मैं उनकी कदम कदम पे पालना करती हूँ, उनको काउंसलिंग देती हूँ। मुझे लगता है कि कठोरता या पनिशमेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन करना, प्रेम के साथ, और एक परिवार, एक माहौल बना करके, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के आप अपने जवानों को ज़्यादा मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। तो एज अ वुमेन लीडर, एज अ वुमेन कमांडर, जो ये मेरा रोल रहा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण मेरे जवान आज अपना जान भी देने के लिए मेरे तैयार रहते हैं कि मैडम के एक आवाज़ पर ही वो हर तरह की ड्यूटी बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रोल मॉडल, एक लीडरशिप का एक नया मॉडल हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है, जिसमें कि फैमिली एटमॉस्फेयर के साथ सभी सेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाते हुए ट्रेनिंग, हेल्थ, और इसी कड़ी में मैंने अपने जवानों के लिए 2 जिम भी एस्टैब्लिश किए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जवानों की फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनको योगा और मेडिटेशन भी कराती रहती हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या अलग से भी, मैं उनको हमेशा मेडिटेशन पक्का कराती हूँ। तो जब हम लोग मास मेडिटेशन करते हैं तो इस बटालियन के अंदर एक पॉजिटिव माहौल भी पैदा होता है। बहुत से लोग आपको आयरन लेडी कहते हैं, बहुत से लोग आपको मर्दानी कहते हैं, गवर्नर साहब भी आपको सम्मानित किया। आपको क्या अच्छा लगता है कमल सिसोदिया कहना, कमांडेंट कहना? क्योंकि जब एक इस बटालियन में होते हो तो सलूट भी काफ़ी बजते हैं, लेकिन लोग क्या कहें और जवान क्या कहें, आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, मेरे लिए जो सम्मान है वो सम्मान लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, उनके प्रेम से, उनके विश्वास से, उनकी मेरे ऊपर आस्था से जुड़ा हुआ है। और अगर एक महिला, एक ऐसी महिला जो कि मजबूत है, सशक्त है, जो ना केवल खुद को संभाल रही है बल्कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी को संभाल रही है, उनके परिवारजनों को संभाल रही है, सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है,
और एक ऐसा लीडरशिप का एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है। अगर इसके लिए मुझे आयरन लेडी कहा जा रहा है, लेडी सिंघम कहा जा रहा है, तो ये अपने आप में खुशी का विषय है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो सम्मान है, इसी बात से मुझे खुशी मिलती है। मेरे लिए यही सम्मान का विषय है कि मेरे किसी शब्द से, मेरी काउंसलिंग से, मेरी मोटिवेशन से, मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के द्वारा, उनकी जो मैं सेशंस कंडक्ट कराती हूँ उसके द्वारा, अगर उनके जीवन में परिवर्तन आता है, वो बेहतर इंसान बनते हैं और बन भी रहे हैं। और बहुत से लोग पूरी तरह से परिवर्तित भी हो चुके हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के बीच सैनिक हो, उनके परिवारजन हो, या मेरे प्यारे आम नागरिक, ये जनसाधारण जिनके लिए हम 24 घंटे आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा सम्मान है। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सी महिलाएं आपको देख रही हैं, इस महिला दिवस पर आपका क्या संदेश रहेगा और एक महिला दिवस कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम नारी हैं, महिला हैं। जब भी जन्म हो तो लड़की के रूप में ही जन्म हो, ताकि सारी दुनिया को हम ये बता सकें कि ये चूड़ियाँ पहनने वाले हाथ जब हाथ में बंदूक उठाते हैं तो कुछ भी, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, सामने धराशायी हो जाता है। तो एक पंक्ति में मुझे याद आती है कि हाथ में बंदूक तो क्या, दिल में तो हलचल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले। उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी ज़रूर, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले। तो मेरे भारत की बेटियां उस गंगा जल की तरह हैं जिनकी अस्मिता, जिनका सम्मान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं संदेश देना चाहूँगी अब हर उस पुरुष को भी जो मेरी बात सुन रहा है कि महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भारत का हर बेटा, हर पुरुष जो मुझे उतना ही प्रेम करता है जितने की भारत की नारियाँ, वो ज़रूर उस दायित्व को निभाएगा। और महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना माने। और महिला दिवस कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो रोज़ प्रतिदिन की बात है। खुद को, अपने अंदर की दुर्गा को, अपने अंदर की काली को, अपने अंदर की वीरांगना को जागृत करें। और आप महिला दिवस की सार्थकता को इसी बात में करें कि आप किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। सो द मोर द वुमेन इन यूनिफॉर्म द बेटर एंड सेफर द सोसाइटी इज़। तो इन्हीं सब बेस्ट विशेज़ के साथ आपको महिला दिवस की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट सीआरपीएफ, आपको नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मातृशक्ति को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। थैंक यू। सो बातचीत कर रहे थे कमल सिसोदिया जी से कि किस तरीके से एक बटालियन को वो कमांडेंट करती हैं, किस तरीके से पूरा कामकाज वो संभाल रही हैं, जिससे देश सुरक्षित रहे और पूरे देश की बेटियां सुरक्षित रहें। कैमरामैन अलजिंदर के साथ रोहित बंसल, जी न्यूज़, चंडीगढ़।